गाइस, आज हम बात करेंगे टाटा पंच की। और टाटा पंच की जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने टेस्ट ड्राइव भी लेके देख ली है, उसका वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ। नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी है एक्चुअल में। नहीं, जब गियर अपन चेंज करते हैं ना, इसका सेकंड गियर पे आते हैं, तब गाड़ी एकदम से नहीं उठती है। एक्चुअली फर्स्ट गियर में उठ रही थी, सेकंड गियर में नहीं उठती। सेकंड गियर में इसमें इश्यू रहता है। एसी की वजह से इतना नहीं होता, क्योंकि वैसे भी ऑटो एसी है। और ये गति स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। क्लच तो लाइट है वैसे इसका देखा जाए तो कंपेरेटिवली, लेकिन फिर भी हल्का सा है। ऐसा लगता है इनिशियल टॉर्क थोड़ा सा कम है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतना नहीं है। हाँ, पावर डिलीवरी उतनी नहीं हो रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जिसको नेक्सॉन की और 300 XU 300 की आदत है ना, उसको थोड़ा ज्यादा कम लगेगा। बाकी नॉर्मल में ये कम नहीं है। अभी आप जैसे सेकंड गियर या थर्ड गियर में आते हैं तब हल्का सा लगता है कि कम है, उठती नहीं है गाड़ी एकदम से। नहीं, लेकिन टॉर्क परफेक्ट है। ये देखा जाए ना सिटी के हिसाब से ये परफेक्ट है, लेकिन जब आप हाईवे पे जाएंगे तो आप ऐसे भी क्रूज करेंगे, तो वो भी दे दिया इन्होंने। थोड़ी सी मिसिंग है अभी भी। टाटा शायद, मुझे लग रहा है कि टर्बो लैग जो है इसमें है। टर्बो लैग अगर ये टर्बो इंजन देते तो शायद बेटर होता, जो उसमें दे रहे हैं। एटलीस्ट ये टॉप मॉडल में तो दे ही सकते थे, क्योंकि टॉप मॉडल में भी आप टर्बो अगर नहीं देंगे तो कुछ तो मिसिंग है इसमें। 9 लाख रुपए तो वैसे भी चार्ज कर रहे हैं। हाँ, आप जब 9 लाख की रेंज में आते हैं एक बार, तो 9 लाख की रेंज में आपके पास कई कार्स आ जाती है। ऐसा नहीं है कि XUV 300 का भी शायद बेस मॉडल आ ही जाता है। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, और वो 120 PS पावर देता है। नेक्सॉन का भी सेकंड मॉडल का अराउंड आ जाता है, XM। तो XM मॉडल जो है वो एक्चुअली उस समय वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। भले ही आपके पास उसमें टच स्क्रीन सिस्टम नहीं है और क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो राइड क्वालिटी ऑब्वियसली उसकी बेटर हो जाती है, क्योंकि वो उसका जो 6 गियर होते हैं। क्योंकि ये एक डिफरेंस जो मैंने एक्चुअली फील किया है, वो जो 6 गियर होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं 6 गियर से क्या फर्क पड़ता है। 6 गियर का तो फर्क पड़ता है, वो चलता है हाईवे पे। आपकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको वो वरी नहीं होना पड़ता है कि आपके पास, अब जैसे आप 100 पे चल रहे हैं, अब आप 100 पे जब इस पे आएंगे ना, तो आपके पास एक गियर कम लगेगा आपको। आपके XUV 300 में भी 6 गियर है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा क्रूज कंट्रोल बना के देखते हैं कितना फर्क करता है। अब इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसका भी क्रूज कंट्रोल है तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूज कंट्रोल भी एग्जैक्टली जिस समय चाहिए उस समय एक्टिव हो जाता है। आपके भी उसमें क्रूज कंट्रोल है राइट, XUV में? लेकिन इन्होंने भी टॉप मॉडल नहीं दिया है, टॉप उससे नीचे तो नहीं दिया है। टॉप से नीचे 60 से ऊपर जैसे ही अपन आते हैं ना, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी की ग्रिप इंक्रीज हो जाती है आपको। लेकिन अभी भी एक चीज मुझे शायद लग रही है, आपको लग रही है, एक मिनट, काफी हद तक इन्होंने कम की है इसकी, लेकिन टाटा में अभी भी वो प्रॉब्लम है। अब इसे हमने पूरा बंद कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि विंडोज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, ये तो हम उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें एक्चुअल में विंडोज होगी, लेकिन विंडोज इतनी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ है, थोड़ी बहुत ज्यादा इसमें आवाज एसी की लग रही है। गियर बहुत लाइट है इसके यार। आपने देखा इसमें गियर के जो थ्रो है वो महिंद्रा के कंपैरिजन में थोड़ी सी इसमें शॉर्ट है ना? महिंद्रा में थोड़े से टाइट भी होते हैं, महिंद्रा में उसका थ्रो ज्यादा है, इसमें थ्रो थोड़ा सा कम है। तो इसमें आपको फीलिंग वही आती है जो आपको हैचबैक में आती है।
इसमें मुझे लग रहा है कि विंड नॉइज की चार्ज से ज्यादा तो एसी की नॉइज है। ऑब्वियसली हमने एसी पे ज्यादा चला रखा है। अब हमने फैन की स्पीड जब 3 पे कर दी है तो लिटरली इसने पूरा कंप्लीटली इसकी नॉइज को आइसोलेट कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता इसमें बाहर से कोई नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज तो नहीं आ रही है, एटलीस्ट हाईवे पे तो नहीं आ रही है। काफी ऊपर बैठे हैं। अब मुझे लगता है इसका कंपैरिजन एक्चुअल में जिसके साथ करना चाहिए वो है वेन्यू और सोनेट, राइट, जो शायद इस रेंज से ऊपर है, लेकिन टेक्निकली वो जो साइज है वो सेम ही है, और इंजन जो उसके आते हैं पेट्रोल वाले, इंजन सेम है, पेट्रोल इंजन सेम है, 83 PS 85 PS सेम आ रहा है उसका। लेकिन डिफरेंस तो पता चलता है जब आप डीजल गाड़ी से आते हैं, आपको ज्यादा पता नहीं चला होगा, यू आर पेट्रोल यूजर, राइट। मुझे इस पे ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ रहा है क्योंकि टॉर्क की बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है कि उसमें 110 to 70 Nm का टॉर्क है, इसमें 113 Nm का टॉर्क है, तो डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है। आपके भी इसमें यही फिगर है ऐसा ना, 120 PS 120 PS और मैक्सिमम टॉर्क कितना उसमें 170। हाँ 170 हाँ, आप इसको मैग्नेट से बेटर बोलेंगे या मैग्नेट मैग्नाइट का जो टर्बो है और सीवीटी है, सीवीटी शायद उसमें नहीं आता है, उसमें आता है गैस निसान वाली में, निसान में ही है ना मैग्नाइट तो गैस। हाँ, और इसी प्राइस और वो सीवीटी भी दे रही है, तो अगर कंपैरिजन करोगे आपको तो मुझे लग रहा है कि सीवीटी थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि एएमडी की आप जब एएमडी और सीवीटी को कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली एएमडी की जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, आपको जो गियर शिफ्टिंग होगा वो बेटर होगा, क्योंकि सीवीटी की जो होता है वो वैसे भी उसमें स्लॉट्स होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं एक्चुअल में। एएमडी में तो जितने गियर आपके हैं, जैसे ये 5 गियर है तो 5 गियर ही उसमें होते हैं, बस वो गियर ऑटोमेटिकली एक्चुअल मूव आउट होते हैं। तो मैं पर्सनली एएमडी का तो फैन नहीं हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ सीवीटी। लेकिन जब मैंने अभी तक वो चलाई नहीं है सीवीटी वाला मॉडल उसका, लेकिन उसकी जो नॉर्मल चलाई थी मैंने, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसमें पावर लैग है, बहुत ज्यादा पावर लैग है, 1 लीटर का। हाँ, उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन जो उसमें टर्बो वाला जो इंजन है वो लोग बता रहे हैं कि वो फार बेटर है, और कितना बेटर परफॉर्म करेगा आई डोंट नो। आपने चलाई उसको? नहीं, मैग्नाइट एक ऑप्शन हो सकता है। निसान की ये बहुत प्रॉब्लम है, निसान के अगर शोरूम भी मिल जाएंगे तो आपको सर्विस सेंटर प्रॉपर नहीं मिलेंगे, और पार्ट्स की प्रॉब्लम रहती है उसमें। मुझे नहीं लगता आपने इसका हॉर्न ट्राई किया था अभी? हॉर्न की आवाज बहुत कम है, और सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम ये लगी, इतना पुश करना पड़ रहा है आपको हॉर्न पे। बट जिस हिसाब से बाहर हॉर्न दिखाया वैसे मुझे उम्मीद थी कि बहुत जोर से बजेगा। हॉर्न आपको चाहिए तो मुझे लग रहा है कि उसके बेटर आते हैं। ये चीज तो बाहर से कराई है। नहीं, हॉर्न आपको अगर चाहिए तो आप इसमें क्रेटा का हॉर्न लगवा दो, तो उसके बेटर आते हैं, और वो बाहर से मिलता है, बॉस का ही होता है एक्चुअल में हॉर्न। तो क्रेटा यूज करती है, हुंडई वाला यूज करते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस बेटर होती है। बट ये मुझे अच्छी लगी इसमें जितनी भी इसके ये, चलो एक स्पीड ब्रेकर पे भी टेस्ट हो जाएगा। वाओ, मुझे इसका सस्पेंशन है ना, वो दूसरों के कंपैरिजन में आप देखोगे ना, इसी रेंज में सारे उनसे ये बेटर है इसका, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो टाटा की क्वालिटी रहती है ना सस्पेंशन के मामले में, जो मेरा परफॉर्मेंस अभी तक रहा है इतने साल से, टाटा में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती आपको। आप तेज भी निकालोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, धीमे निकालोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है क्योंकि रेस प्लेटफॉर्म होते हैं तो उसमें रहता है थोड़ा सा। और भले ही आप देखो कि 4 स्टार है मैग्नाइट के, और उनके सबके 4 स्टार है। एनकैप की रेटिंग नहीं है, वो जी एनकैप की है, लेकिन एशियन एनकैप की, राइट। ये इसका जो आता है ये ग्लोबल एनकैप है, तो ग्लोबल एनकैप को थोड़ा सा लोग ज्यादा बेटर मानते हैं कंपेरेटिवली। हाँ, तो ग्लोबल एनकैप में अगर ये 5 स्टार लेके आ रही है तो ऑब्वियसली। और दूसरा मुझे टाटा में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर चला रही थी वो गाड़ी, और एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक वाले ने साइड से पूरा ट्रेलर जो था ना वो भिड़ गया था उससे। वी थॉट कि पता नहीं कितना डैमेज हुआ होगा।
लिटरली सिर्फ आपके उसमें 2-3 डेंट्स थे, नथिंग एल्स। आपको बिल्ड क्वालिटी पे तो डाउट करना ही नहीं है। नहीं, टाटा आप जब परचेज करते हैं ना, तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी होगी ना, वो ऑसम होगी। टाटा की जब प्रॉब्लम आती है वो आती है इसकी फिटिंग में, फिनिशिंग में। आप देखेंगे आगे, अब जितने भी आप इसमें पैनल होंगे ना, उसमें गैप होंगे हल्के से, और थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे आवाज आती है। ये टाटा अभी तक मुझे नहीं लग रहा है सॉर्टेड आउट कर पाया है, ना नेक्सॉन में कर पाया है, ना और किसी गाड़ी में कर पाया है। हैरियर में क्वालिटी ऑब्वियसली उन्होंने इंप्रूव की है, पर वो कितनी की है आई डोंट नो। टाटा की एक और सबसे अच्छी चीज लगेगी आपको इसकी पेंट की क्वालिटी, बहुत जल्दी जाता नहीं है, बहुत मतलब बढ़िया वाला क्वालिटी का पेंट होता है इसमें। पेंट क्वालिटी अच्छी है, गियर्स अच्छे हैं, कंफर्ट आई गेस। पीछे मेरे हिसाब से 2 जने आप बैठे हैं, उसके बाद जगह शायद मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा है। मेरी जैसी हेल्थ वाले लोग बैठ सकते हैं, बट अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसको इशू है। ऑब्वियसली मतलब 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड, या फिर चाइल्ड ही मान के चलिए। मतलब ऑब्वियसली अब बिल्कुल लिटरली बहुत ज्यादा थिन हो तो ही बैठ सकते हैं। बाकी 3 जने तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से कमरसम है, बट उसके जो प्राइस सेगमेंट और जिसके हिसाब से आ रही है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है सही है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी जो लग रहा है ना, वो लग रहा है सेकंड वाला, जिसके अंदर आपको मिल जाता है, और इसमें साथ में रिदम पैक्स और ये भी हैं, कुछ 4 पैक्स भी हैं, और वो पैक्स आई गेस इसको सफिशिएंटली बना देते हैं कि जिसमें आप परचेज करके और उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सेकंड वाले में अपने को स्क्रीन नहीं आता क्या? नहीं, सेकंड वाले में स्क्रीन नहीं आता, और सेकंड वाले में आपके पास जो टायर्स होते हैं वो 15 इंच के आते हैं। अच्छा, एलॉय व्हील भी इसमें टॉप में ही आता है, सिर्फ क्रिएटिव में आता है। 16 भी टॉप में ही आता है। सिर्फ 16 भी, इसमें 16 इसमें 195/60 वाला है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब रेस का रखा है ना, देखो ये प्लेटफॉर्म है, ये एल्ट्रोस का है। अल्फा आर्किटेक्चर। हाँ, अल्फा आर्किटेक्चर जो है वो एक्चुअल में इसमें इस गाड़ी के अंदर एक्चुअल में एल्ट्रोस का ही यूज किया हुआ है। अल्फा तो है ऑब्वियसली, अल्फा तो ये इनकी पूरी वास्ट सीरीज है। ये अभी जितनी भी इनकी गाड़ियां आएंगी वो सारी उसी बेस पे होंगी, लेकिन जब आप बात करते हैं ना एल्ट्रोस की, तो ये टेक्निकली एल्ट्रोस ही है, बट ये है कि उससे ज्यादा इन्होंने आपने इम्प्रूवमेंट कर रखे है इसमें। पीछे गैप्स है इसमें थोड़े से ज्यादा है मुझे लग रहा है, लेग रूम यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा है यहाँ पे। अगर मैं बैठा हूँ और मेरे पीछे लेग रूम है, और मेरी हाइट है 5'11", 5'11" के अराउंड 178 सेंटीमीटर, तो ठीक है, फिर मेरा सफिशिएंट है आई गेस। इतना लेग रूम हो रहा है, आपकी फैमिली है अगर, तो मुझे लग रहा है फैमिली के हिसाब से तो परफेक्ट गाड़ी है सिटी राइड के लिए सबसे अच्छा। सिटी राइड के लिए बेसिकली, और ओकेजनली आप जाना चाहें मतलब ओकेजनली बाहर जाएं तो हाईवे पे, तो इट्स अ गुड थिंग। आपको खराब रास्तों पे डर नहीं लगेगा। नहीं, खराब रास्तों पे एक्चुअल में डर नहीं लगेगा। ये जो आप सस्पेंशन की बात करते हैं ना, ये एक्चुअल में तभी आपको पता पड़ता है, बाकी नॉर्मल में तो आपको नहीं पता। आप सिटी राइड में आपको क्या पता चलेगा, ऑब्वियसली सारी गाड़ी एक जैसी ही दिखेंगी आपको। और जो आपने कहा ना कि जिनका नाम नहीं लेंगे, उनमें भी एक दो उनमें गाड़ियां आ रही हैं जो बहुत अच्छी है। मारुति में भी आपके पास एस क्रॉस और जो ब्रीजा आती है, ब्रेजा एक्चुअल में 4 स्टार रेटेड है, तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने ब्रेजा मेरे पास है, अभी मेरे कजिन के पास है, मैंने चलाई भी है, लेकिन ब्रेजा जब से पेट्रोल में आई है तब से आई डोंट नो। डीजल में इट वाज गुड का, ठीक है, टर्बो लैग था उसमें, ऑब्वियसली वो इतना पावर नहीं जनरेट करती थी, बट वो एफिशिएंट थी, जितना उसको रिक्वायरमेंट थी उतनी थी उसमें। पेट्रोल के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें टर्बो है ही नहीं। अब जब मोड आपने चेंज किया, सिटी से इको पे आए और इको से वापस सिटी पे आए, तो उससे कुछ फर्क आपको लगा कि कुछ डिफरेंस है कुछ उसमें? लेकिन 30-40 की स्पीड पे थे वो तो राइट। फ्रेंकली बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क ऐसा महसूस नहीं हो सकता है कि उसको खींचते होंगे या करते होंगे, तब जरूर फर्क महसूस होता होगा। सडन जब पुश कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कुछ है इसमें डिफरेंस मोड में? मोड के अंदर हाँ, हल्का पावर वेरिएशन तो आता ही है, हल्का है, राइट। हल्का है, बट आपको ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम टर्बो में जाते हैं, टर्बो सीटी ऑन किया या ऐसा कुछ, तो एक अलग सी बात होगी, वो वैसा टाइप नहीं है। मे बी ये एवरेज को इफेक्ट करता होगा। ऑब्वियसली एवरेज तो डिफरेंस है, सिटी में चला रहे हैं और आप इको मोड में चला रहे हैं, आई गेस एवरेज वहाँ विजिबल होना चाहिए थोड़ा सा क्लस्टर में। एमआईडी में हुआ है या फिर हाँ एमआईडी में, इसी में है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में आ रहा है।
करंट ट्रिप का जो एफिशिएंसी आ रही है 4.2 आ रही है ना, 7 4 नहीं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 4.2 ओवरऑल 4.7 ये एक डिफरेंस है इनमें। पता तो चलता है एग्जैक्टली वो क्या बता रहा है। 4.7 आउट ऑफ 5 है आई गेस ये। तो सेफ्टी रेटिंग 5, ड्राइविंग जो आपकी आ रही है 4.9, एफिशिएंसी आ रही है 4.2। तो लिटरली जो आप चला रहे हैं वो एक्चुअली नियर टू परफेक्ट चला रहे हैं जो इसके हिसाब से बता रहा है। 4.7 इज अ गुड थिंग आई गेस। मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ी सी स्पीड पे अगर चलाएंगे तो चलाने में मजा आएगा। क्योंकि स्टेबिलिटी लग रही है ना, स्टेबिलिटी मुझे लग रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है गाड़ी। ऑब्वियसली 5 स्टार रेटेड है, इसका भी माइंड में तो रहता ही है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत सी ऐसी कार है जिनको स्पीड पे चला के थोड़ा सा डर भी लगता है, वो वाली फीलिंग इसमें तो नहीं आएगी। नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। सबसे अच्छी बात है, आप मुझे लग रहा है कि इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है ना वो इतनी सही है कि आपको मतलब वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप एक इसको क्या कहते हैं हैचबैक वाली फीलिंग नहीं आएगी इसमें परफेक्टली, क्योंकि ये क्रॉसओवर है। टेक्निकली हम भले इसको एसयूवी वो कहते हैं बट ये क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर में ऑब्वियसली आपके पास रहता है थोड़ा सा मार्जिन भी रहता है, और आपके पास जब आप सिटिंग पोजीशन होती है वो बेटर होती है, तो विजिबिलिटी भी ज्यादा रहती है आपके पास। नॉर्मल में विजिबिलिटी हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है। सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये सीट थोड़ी नैरो नहीं लगी? कंफर्टेबल है। नैरो आप पीछे से कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं? नहीं, जब बैठते हैं तो मुझे परफेक्टली, मुझे नेक्सॉन से जब मैं इसमें आया ना मुझे थोड़ा सा लगा कि ये इसकी जो है लंबर सपोर्ट अच्छा है इसका ऑब्वियसली, बहुत अच्छा सपोर्ट। हाँ लंबर सपोर्ट बढ़िया है इसमें, बट सीट की जो मुझे विड्थ है वो थोड़ी सी कम लगी। और एक मिसिंग भी है एक चीज। आपको कुछ डिफरेंस नजर नहीं आया? आप एक्चुअली 300 से आ रहे राइट, तो उसमें बीच में सीट के बीच में कुछ मिलता है अपनको? यस, तो है। देखिए मिस करते हैं उसको एक्चुअली। आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जब पंच को सोचा था तो मैंने इससे इतनी उम्मीदें नहीं बांधी थी, क्योंकि सबने ये बोला था कि एक अच्छे बजट में एक एसयूवी मिलती है, राइट। तो ये लग्जरी मतलब ये चीजें तो हम सोच के चले थे कि आर्म रेस्ट टाइप हुआ, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हुए पीछे, एडवेंचर और अकम्प्लिश मॉडल में तो मिसिंग होंगे, टॉप मॉडल में मिलेंगे हमें। तो एज अ बजट बायर वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है टॉप मॉडल जो इसका आ रहा है ना वो 9 लाख के अराउंड आ रहा है, अराउंड 9 लाख से भी ज्यादा है। 9 लाख से भी ज्यादा है। तो नेक्सॉन का जो आपके पास सेकंड मॉडल आता है वो अराउंड उसी रेंज में आता है। बस उसमें आपके पास एक टच स्क्रीन सिस्टम नहीं होता है, बाकी लगभग सब कुछ है आपके पास। तो शायद टॉप मॉडल की जगह बीच के जो मॉडल है वो थोड़े से ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है आई गेस। वैल्यू फॉर मनी भी, वैल्यू फॉर मनी है, बीएफएम तो है ही ऑब्वियसली। आपने शायद अभी वो भी चेक किया था एल्ट्रोस को राइट, तो उसमें आपने देखा होगा टॉप मॉडल था आई गेस वहाँ पे ब्लैक एडिशन में, डार्क एडिशन है ना? वहाँ पे आर्मरेस्ट भी था, सेम सिस्टम था, पीछे एसी वेंट्स भी नहीं, पीछे एसी वेंट्स भी हैं। सॉकेट है। पर्सनली मैं ज्यादा मिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे एसी वेंट्स को, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ नहीं रही है। नहीं, लेकिन टाटा का थ्रो ज्यादा है। टाटा और महिंद्रा के थ्रो वैसे आपको, हाँ एक ये भी रहती है बीइंग अ महिंद्रा यूजर, जो उसका एसी का थ्रो होता है और इसका थ्रो है, वो आपको उसमें कुछ लगा आपको डिफरेंस है या कुछ? सेम ही। मतलब ऑब्वियसली ये चिलिंग कर रहा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना। तो एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। और टच इसका आपने, नहीं चला। ट्राई नहीं किया। क्योंकि टाटा से बहुत लोगों को यही शिकायत रहती है। देखिए जो मैं आपको एक चीज बता रहा था हम्म कि जैसे ही हमने 60 क्रॉस किया है हम्म। तो मुझे अच्छा लगा, यानी ग्रिप इसकी अच्छी लग रही है आपको, मुझे चलाने में मजा आ रहा क्योंकि 16 इंच के टायर्स है। है। रेदर देन 30-40 पे जब मैं इसको चला रहा हूँ, अभी मैं इसको स्पीड में ले जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता 90-100 के बाद कैसा लगता है, बट जो ये रेंज है इसमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं वैसे इनकी स्टेबिलिटी तो रहती है। टाटा कार्स में लास्ट 3 ईयर से एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी के मामले में तो ये रहते हैं हमेशा, बेटर होता है ऑब्वियसली। बट हाँ फिर वो स्टेबिलिटी के साथ इश्यू भी आते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है।
फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी अगर आप 90 से ऊपर चले जाते हो तो वो भी इश्यू रहता है, लेकिन ऑलरेडी हाई पे है। अगर आप पेट्रोल के आप देखते हैं तो टेस्ट फिगर आपके कितना आ रहा है अभी माइलेज उसका XUV 300 का? 300 में तो हमको 17 का नहीं MID में नहीं, एक्चुअल में आपने मतलब। हाँ एक्चुअली बता। अच्छा, स्टार्टिंग में तो काफी कम दे रही थी गाड़ी। स्टार्टिंग में तो बहुत 10 का 12 का आता अच्छा है, 17 का आता है। अच्छा 17 का आ रहा है अभी। वाह। अब मेरा वर्डिक्ट क्या है, आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो सिंपली अगर कोई मुझे कहे कि वेदर यू शुड बाय एन एल्ट्रोज और नॉट, पर्सनली आई डोंट नो। मुझे लग रहा है कि एल्ट्रोज और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पंच को तो गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि पंच जो गाड़ी बनी गई है वो एक कॉम्पैक्ट SUV है, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल है, और जो आपके पास एल्ट्रोज है वो एक प्रॉपर हैचबैक है, प्रीमियम हैचबैक है। तो उसके जो फीचर्स हैं, जो सेगमेंट के जो उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको इसमें आपको इंजन भी अच्छा मिल रहा है। इंजन में पंच है लेकिन उतना पंच नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑब्वियसली। डे टाइम में या फिर आप अगर सिटी ड्राइव में अगर आप चलाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको इतना उसमें आपको पंच नहीं लगेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो पंच में आपको डिफरेंस नज़र आएगा एल्ट्रोज के रिस्पेक्ट में और इस पूरे सेगमेंट में, वो आपको नज़र आएगा कि ये गाड़ी एक्चुअल में जो डिज़ाइन की गई है, ये डिज़ाइन की गई है अर्बन यूथ के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें कई चीज़ें इन्होंने मिसिंग भी हैं। आपको इसमें एक स्टेबिलिटी फैक्टर मिलेगा, आपको इसमें एक पंच मिलेगा जो आपको सिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इसको हाईवे पे ले जाने के लिए। हमने हाईवे पे थोड़ा सा रन किया था और मुझे लग रहा है कि वो ठीक था, परंतु हम उससे ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। थोड़ा सा पावर लैग हमें महसूस हुआ था लगातार, शायद उसको इम्प्रूव किया जा सकता था। और ओवर द पीरियड टाइम मुझे लग रहा है कि टाटा शायद इसमें टर्बो वाला वेरिएंट लेटर ऑन देगा। टाटा की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है कि टाटा स्टार्टिंग में कभी भी टर्बो वाला वेरिएंट या इस टाइप का वेरिएंट जो एक्चुअली जिसमें सब कुछ हो नहीं, नो, वो प्रोवाइड ही नहीं करता है। आफ्टरवर्ड्स कुछ टाइम के बाद यस दे विल प्रोवाइड इट, बट टाइम विल टेल कि ये किस तरह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, और ये है आपके लिए टाटा की पंच।